जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जब हमने कश्मीर फाइल्स फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू के बाद एक चर्चा की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि इस फिल्म में क्या होगा, फिल्म के रिलीज होने के बाद हम लोग बात करेंगे। ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई और लगभग हम में से सभी लोगों ने देखी है, लगभग नहीं सभी लोगों ने देखी है। तो आज हम इस परिचर्चा पे दोबारा आ रहे हैं क्योंकि फिल्म के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको कहा कि ये प्रोपेगेंडा के तहत है। तो ये बहुत जरूरी था कि ये जानना कि ये क्या वाकई प्रोपेगेंडा है या ये सच है, और सच को दिखाने की जिद है। क्योंकि जिस तरीके से इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया या कुछ लोगों द्वारा इसको फेक कहा गया है, उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात पे चर्चा करें कि ये क्या है। तो मेरे साथ आज पैनल में रवि भदौरिया जी हैं, भाजपा नेता हैं, पिछली बार भी हमारे साथ थे। मेरे साथ नरेश नौटियाल जी हैं, इन्होंने भी फिल्म देखी है। मेरे साथ धीरज फूलमती सिंह जी हैं मुंबई से, और विचारक हैं, चिंतक हैं, इन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर अपने बड़े अच्छे विचार दिए। मेरे साथ कश्मीर से खास तौर पे कश्मीरी पंडित के तौर पे आशीष कौल जी हैं और संजय टिक्कू जी हैं। ये दोनों क्रमशः नोएडा और गुड़गांव में रहते हैं फिलहाल, लेकिन इनके अपने जम्मू में काफी सारी चीजें हैं, या कश्मीर से इनका अपना एक इतिहास है। तो आज हम इस बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय टिक्कू जी से। संजय जी, आपने ये फिल्म देखी है, आपको क्या लग रहा है? ये सब फेक है, इसमें गलत दिखाया गया है इसमें जैसा कि सर लोग कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ 5% सच्चाई है, मतलब पांच हाँ परसेंट की सच्चाई है। हाँ 95% मुझे लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ने काटा होगा, या इन्होंने मतलब क्योंकि 2.5 घंटे के टाइम में ही हम्म, कितना दिखा सकते हैं। अच्छा लेकिन ये सच्चाई के नजदीक है, इन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है। ठीक है। जैसे मैं जी वहां पे जी, मैं अभी वहां लाऊंगा, दोबारा लाऊंगा इसी बात। मैं आशीष कौल जी को ला रहा हूँ। आशीष जी, आप शायद प्रीमियर में भी रहे इसके, तो आपको क्या लग रहा है, ये फिल्म की सारी घटनाएं वैसी ही हैं जैसी हुई हैं, या उसको कल्पना की उड़ान दे दी गई है? देखिए, कश्मीर कश्मीरी हिंदूज पे काफी मूवीज बनी है, हम्म, पहले भी बनी है और अभी जो लेटेस्ट आई है कश्मीर फाइल ये भी बनी है। लेकिन हम्म, जो पहले इन पे मूवी बनी थी वो टोटल फेक प्रोपागेंडा मूवीज थी, ग्लोरीफाई किया हम्म, गया था उसको। हम्म, ये मूवी जो है ये अनकट अनसेंसर्ड इवेंट्स को दिखाती है। जो हम्म, संजय सही कहा कि 5% ही ऐसा दिखाया गया है। 95% की मूवी का टाइम 2.5 घंटे में इतनी चीजें पोर्ट्रे करना बड़ा मुश्किल होता है, हम्म, सही दिखाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो दिखाया गया है वो हम्म, अनसेंसर्ड अनफिल्टर्ड है, बिल्कुल ओके एग्जैक्टली सही हुआ था। इससे भी 2 कदम आगे जाके हुआ था। ठीक है। मैं नरेश नौटियाल जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, आपने ये फिल्म देखी, आप यहाँ से देखने गए, आप कश्मीर से नहीं है, आप उत्तराखंड से हैं। पलायन का दर्द उत्तराखंड के लोगों को भी बहुत होता है, हालांकि वो पलायन दूसरे तरीके का है। बिल्कुल। आपको इस फिल्म को देखते हुए क्या लगा? ये सच है या ये फेक था? ये 100% सच है, इसमें फेक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और ये खाली एक जगह का नहीं है। उस फिल्म में 2-3 बातें बोली गई हैं। एक झूठ के पैर वाली बात बोली गई है, वो बिल्कुल सही थी। उसमें बोला गया है सिस्टम, जिसको शायद लोगों ने गौर नहीं किया। सिस्टम को देखो, सारा खेल सिस्टम का था। आज भी सिस्टम का ही खेल चल रहा है, यहाँ भी ओके सिस्टम ही ओके, चल रहा है। सारा ठीक है। खेल मैं सिस्टम। जी 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 मैं धीरज जी को ला रहा हूँ। धीरज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? धीरज जी, आई थिंक सर धीरज जी अभी है नेटवर्क नहीं का शायद। प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। सॉरी, हेलो हेलो, हाँ धीरज जी, सर, आपको आवाज आ रही है? नेटवर्क शायद डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, आप कर लीजिए उसे, ठीक है। जब तक मैं रवि जी को लेता हूँ। रवि जी, आप अपना ऑडियो ऑन कर एक लीजिए। मिनट, एक मिनट, मैं रवि जी से के पास ही इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ। सिस्टम के बारे में शायद उनको ज्यादा अच्छा पता, मैं क्योंकि उसके बाद करूंगा, अभी बात करूंगा। नरेश जी अभी बात करूंगा, वो छोड़ दीजिए उसको भी। बिल्कुल उस पर ले। रवि जी, आपने ये फिल्म देखी, प्रीमियर में जाके देखी आपने भी, और जी मुझे जी। खुशी है कि मेरे पैनल में 2 लोग ऐसे हैं जो कम से कम प्रीमियर में जाके इस फिल्म को देख के आए हैं। सो आपको क्या लगा, ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई गई कि कुछ एक जिद है, या प्रोपेगेंडा को आगे करने के लिए, जैसा कि कई चैनल्स ने इसको कहा है, या कई लोगों ने इसकी समीक्षा में कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा दिखा दिया, इससे एक माहौल खराब होने की संभावना है? क्या लग रहा है आपको ये? जी भाई साहब, मैंने अभी अपने साथी मतलब जो संजय भाई ने भी बोला था कि ये हम्म, उसका 5% भी नहीं दिखाया गया, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने आप ही की जो डिबेट को पिछली बार जो हुई थी उसमें मैंने सम्मिलित हुआ था। उसके हम्म, पश्चात ही मुझे विवेक अग्निहोत्री जी का डायरेक्ट डीएम आया था सोशल मीडिया पे, और हम्म, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो मेरा सौभाग्य तो मैं इसको नहीं कहूँगा, बट मेरे को एक
मौका मिला सच्चाई को जानने का। और वहाँ पे मेरे साथ जो सीट पर बैठे थे, मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ गया था, वो इसमें एक इंसिडेंट है, जज साहब के बारे में बताया गया था कि जज साहब को मार दिया गया। तो वो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो लेडी मेरे साथ बैठी थी, तो उन्होंने एकदम से नीलकंठ बोला गंजू। ये मेरे पापा हैं। अब मुझे ओके। मतलब मैं इतना शॉकिंग, और वो पूरी फिल्म में रो रही थी। हाँ। मैंने उनसे बाद में पर्सनली बात की, तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही सीक्वेंस में सारा हुआ। किस तरह से इस्लामिक जिहाद का जो काला रूप वहां पे से 5% देखा था, वो असल में जो रूप था, ये सिस्टम कुछ नहीं है, ये एक जिहाद है जो घाटी को हिंदू विहीन करना था। जैसा पर्शिया में हुआ था वैसा यहाँ पे हुआ। और ये सच्चाई दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद विवेक अग्निहोत्री जी को भी देता हूँ, और आपको भी देता हूँ कि आपने इस डिबेट को शुरू किया। ओके सर, मैं धीरज जी आप आ गए? धीरज जी, हेलो। आई थिंक अभी तक वो सही कर रहे हैं। मैं आर्शिया को ला रहा हूं। आर्शिया, आप बहुत यंग हैं, आपने इस फिल्म को जाके देखा। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने जब इस फिल्म को देखा तो ये जो भी इसमें सच्चाई दिखाई गई है, जो भी आपको लगा, आपको क्या लगा कि ये फिल्म है, ये सच्चाई है, या एक ये प्रोपेगेंडा है जो यूथ को कुछ अलग से वो कर रहा है? जी देखिए, मैं एक रीसेंट टाइम का एग्जांपल देना चाहूंगी। यूक्रेन जी। रशिया में एक सिमिलर नेचर का जेनोसाइड मुझे दिखा। जेनोसाइड इज अ कॉमन वर्ड। तो वहां की जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर कोई मूवी बना के अगर उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे तो प्रोपेगेंडा तो नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मूवीज इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी सोसाइटी को, यूथ को, बड़े लोगों को, रिगार्डलेस। तो अगर कोई उसे मूवी बना के उसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको प्रोपेगेंडा कहना बहुत गलत बात होगी। कि कश्मीर में जो भी जेनोसाइड हुई, जो भी उनकी सिचुएशन हुई, उसको हो सकता है डायरेक्टर ने क्लोजली स्टडी किया आपको हो। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, आपको इससे पहले कश्मीर के बारे में ये सब पता था? जी, क्योंकि आप न्यूज़ में तो बहुत यंग हैं, हेडलाइंस। 17 ईयर्स ओल्ड हैं आप, तो जी, जी। जी, आपने कभी पढ़ा या कुछ करा था? घर पे सुनती हूँ, न्यूज़ में सुनती हूँ कि कश्मीर पे बातें होती हैं और बातों हाँ और एक्चुअलिटी में तो बहुत डिफरेंस होगा। हाँ हाँ तो मैं समझती हूँ कि ये दिस फिल्म वाज़ अ वेरी क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, कि बहुत नजदीकी से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ओके, किस ठीक है। ब्रूटैलिटी से वहाँ काम हुआ होगा। जी। ओके, दैट्स गुड। मैं धीरज जी को ला रहा हूँ। धीरज जी आप आ गए? हेलो। यस, धीरज जी आ गए। धीरज जी अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। धीरज जी, हाँ, ऑडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। हेलो धीरज जी, आपकी ऑडियो म्यूट हो रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्लीज, आपका म्यूट हो रखा है धीरज जी, अनम्यूट कर लीजिए। आपका अनम्यूट हो रखा है। ओके, मैं वापस आशीष कौल जी को ला रहा हूँ। आशीष जी, एक तो चीज समझ में आई कि लोगों को इस फिल्म में कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये फिल्म अभी भी सच्चाई और दिखा सकती थी? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि जो 2-2.5 घंटे में इन्होंने दर्शाने की कोशिश की थी, हमारे लिए अभी उतना ही काफी है, क्योंकि हाँ ये लोगों तक बात पहुंची है। हाँ और बात पहुंची नहीं है, और ये दिल में बात बैठी है उनके कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो अब मुझे लग रहा है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, ये कुछ सालों में या कुछ महीनों में और इसके sequel आएंगे, या इसको और कोई बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सच्चाई में बहुत हिम्मत लगती है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने और उनकी टीम ने की है। तो ये एक पहल है। मैं ये समझना चाह रहा था आशीष जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 30 साल लग गए इस चीज में हिम्मत करने में? क्या कश्मीरी पंडित कोशिश नहीं कर रहे थे, या उनको लोग नहीं मिल रहे थे, या इस तरीके के लोग सामने नहीं आ रहे थे, या माहौल अब बनाया जाके सरकार जब आई है? देखिए, एक रीजन वो भी है, एक फैक्टर वो भी है कि सरकार अब, हाँ जो जैसी सरकार आई है उसकी हाँ वजह से भी पास्ट में भी बहुत सी मूवीज बनी है इस पे। हम्म लेकिन वो क्या था, उसमें प्रोपागेंडा, रोमांस, गाने, ये सब चीजें भर के वो एक कमर्शियलाइज मूवी प्रेजेंट कर देते थे। अब लेटेस्ट मूवीज आ रही थी, वो 98% कमर्शियल थी और 2% उसमें सच्चाई थी। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया
ठीक है वो थोड़ी बहुत चली, और लेकिन हमने उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट किया था उस मूवी को। ओके, मैं ये फिल्म संजय जी, जी जी, मैं संजय जी को ला रहा हूँ। संजय जी हैं या जी जी जी। आशिक? अच्छा, संजय जी हैं। संजय जी, आपको क्या लग रहा है, इस तरीके की फिल्में पहले ही बन जानी चाहिए थी, या इस तरह की फिल्मों के लिए समय अब आया है जो अब जाके ये बननी शुरू हुई है? सर बन तो जानी चाहिए थी बहुत पहले, हाँ क्योंकि हाँ, इतने लोग वहां पे जिनके साथ इतना जेनोसाइड हो गया, जी जी जैसे जी, मतलब बिल्कुल खाली हाथ लोग निकल गए वहां पे, जैसे वहां पे उस फिल्म में भी दिखाया गया है कि हम्म एक पैर में जूता था और एक हम्म पैर में सॉक्स थे खाली, हम्म हम्म वैसे वैसे निकल गए वहां पे हम्म लोग। यानी मैं अपनी बात कह लेता हूँ कि मैं और मेरी मदर थी वहां पे, हम कर्फ्यू हम्म में निकल गए घर से, एक हम्म, तेल के टैंकर में निकल गए। अच्छा, दुकान हमारे पास थे अब हाँ हाँ नेशनल हाईवे पे, और हाँ हाँ, टोटल सामान नहीं लिया है मैंने, सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स और मदर के हम्म प्रिस्क्रिप्शन लिए थे वो साथ में ले लिए थे, और हम हम्म निकल गए थे। अब ये कोई हम्म, पिक्चर नहीं दिखाएगी, अगर आप एक जी एक जी, इंसिडेंट दिखा देंगे, एक एक हम्म, फैमिली की एक एक फिल्म बन जाएगी। जी 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 जी। मैं धीरज जी को ला रहा हूँ। आई थिंक धीरज जी का कनेक्शन सही हो गया। वो धीरज जी, आर यू रेडी? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए अपना। आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आ रही है आवाज? नहीं, ऑडियो आपका जो है डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। मैं रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी, ये जो बात आ रही है कि संजय जी बता रहे हैं कि वो अपनी मदर के साथ सिर्फ अपने उनका प्रिस्क्रिप्शन और सर्टिफिकेट लेके वहां से भागे, कितना भयावह होता होगा एक आदमी के लिए। जब आपने फिल्म देखी तो आपको क्या लगा इस पे? जी बिल्कुल, मैं मतलब सोच के यदि मैं सोचूं, हाँ, और मैं जो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, हम लोग जो पुरुष हैं हम्म अपने आप को ज़्यादा अपनी भावनाओं हम्म को दर्शाते नहीं हैं, लेकिन हम्म वाकई में बहुत भयावह है। और मैंने फिल्म से पहले भी, मेरे कई मित्र हैं हम्म कश्मीरी पंडित परिवारों से हैं, मैं उनके साथ मैं काम करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। हम्म उन्होंने भी जो अपनी कहानियां बताई हैं वो बिल्कुल इससे मैच करती हैं। संजय जी हम्म तो तेल के टैंकर में चुप के आए हैं, वो लोग कैसे कैसे पहुंचे हैं, मतलब उसको सोचना अपने आप में, यदि ऐसा झेलना यदि हमें पड़ जाए, तो मैं हम्म कहूंगा कि भगवान हमें कभी ऐसा, किसी को भी ऐसा कोई दिन ना दिखाए। ऐसे ही हम्म ये देखिए, स्थितियां बहुत भयानक थी। यहाँ से बोलना बहुत हम्म आसान है। मेरे तो पिताजी का बिजनेस कश्मीर में था। वो हम्म हम तो यहाँ वहाँ नहीं गए कभी, मेरे चाचा जी वहाँ रहे काफी टाइम तक, लेकिन हम्म हमें भी मना कर दिया गया वहाँ से, जो उनके मित्र थे, कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है अब आपको। हम हम्म। हमारा बहुत सारा पैसा वगैरह सब चीजें, वो अलग एक विषय है। लेकिन जो लोग वहाँ थे उनको भगाया गया, अपने मकान, उनके मकान के लेकिन बाहर लिख दिया लेकिन गया। मैं इसी इसी बात पे ला रहा हूँ कि ये जो बात है, लोग कहते हैं कि उस समय मतलब बीजेपी की सरकार थी, उस समय बीजेपी के समर्थन में सरकार थी और बीजेपी कुछ नहीं कर रही थी, बीजेपी की वजह से सब हुआ, देखिए ये बीजेपी 30 रातों साल तक रात, क्यों बैठी रही? कि रातों रात ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये एक हाँ हाँ लंबा प्रोसेस था। ये हाँ उस हाँ दिन अचानक से इससे पहले आपको यदि याद हो तो मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद वहाँ उस समय गृह मंत्री थे। उनकी हाँ हाँ बेटी रूबी का शायद उसका अपहरण किया गया हाँ था। हाँ और ये हाँ सब हाँ। देखिए उस फिल्म में भी दिखाया गया और सबको मालूम है। तो नाम के लिए फिल्म सरकार फिल्म बदल दी। लेकिन लेकिन क्या फिल्म वाकई राजनीतिक परिदृश्य को टच करती है, या सिर्फ वो सीन पिक्चराइजेशन पे रह गई देखिए है? मुझे ऐसा लगा कि शायद फिल्म उसकी रूट को दिखाना चाहती थी, वो किसी हाँ राजनीतिक हाँ व्यवस्था के ऊपर नहीं जाना चाहती थी। कि हाँ हाँ जो व्यवस्था राजनीतिक नहीं, मैं बार बार कहूंगा, किसी राजनीतिक हाँ कारणों से वहां से पलायन नहीं हुआ है। आप हाँ इसको हाँ। अगर एंगल ये देना चाह रहे हैं या ये समझना चाह रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से पलायन हुआ, तो मैं हम्म, 100% इसे डिफर करता हूँ। ये मैं इस सिर्फ बात को ना एक, मैं इस बात को इस्लामिक इस बच्चे जिहाद से, की जी वजह जी से पलायन हुआ था। जी जी, मैं इस बात को सर इस मैं, बच्चे से पूछना चाहता हूँ जो 17 ईयर्स की है। उस फिल्म से उसको क्या समझ में आता है? आर्शिया, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने ये फिल्म देखी तो आपको क्या महसूस हुआ कि इसके पीछे कारण क्या था? देखिए अभी हेडलाइंस में रिसेंटली बहुत इनकरेज किया जा रहा है धीरे धीरे करके कि कश्मीरी पंडित्स की स्टोरी आना शुरू हो। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनकी एक्चुअल जो एसेंस है वो हम पिक्चरों में दिखा पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं बट मैं मैं वो नहीं एटलीस्ट कह रहा हूँ। मेरा मेरा सवाल दूसरा है। जब आपने फिल्म देखी तो आपको क्या लगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारक हैं जो लोग वहां पे, उन लोगों ने जो है इनको मार के भगाना शुरू कर दिया? वो धार्मिक कारण थे, वो राजनीतिक कारण थे, क्या कारण था वो अचानक से? आपको क्या लगा इस फिल्म को देख के?
मुझे लगा कि ये इंटायरली पर्सनल रीजन होगा कि हम पूरे रिलीजियस उस पे भी ब्लेम नहीं कर सकते, लोगों के अपने पर्सनल व्यूज रहे होंगे। बहुत सारे उसमें दिखाया था कि बहुत सारे लोगों ने उनको भड़काने की कोशिश की, कुछ लोग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि शायद कश्मीरी पंडित वहां रहना डिजर्व नहीं करते हैं फॉर नॉट सो, पता नहीं उनका कोई अपना पर्सनल रीजन रहा होगा ये बिलीव करने का। उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनको टॉर्चर करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये प्योरली पर्सनल रीजंस की वजह से है। ऐसा भी रहा होगा कि कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने नहीं सपोर्ट किया, तो पर्सनल रीजंस का डिफरेंस था। ठीक है, मैं धीरज जी अब आपका ऑडियो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ऑडियो लग रहा है नहीं है। अब लग रहा है, बिल्कुल अब लगा। अब आपने जब बोला लग रहा है, हाँ, मतलब अब मैं दोनों आपको ला रहा हूँ। तो लग गया। ये भटनागर जी, मैं इस आरुषि का एक मिनट सर, मैं थोड़ा एक मिनट रोक रहा हूँ। संजय जी एक मिनट रुक जाइए, मैं ला रहा हूँ। धीरज जी का ऑडियो बड़ी मुश्किल से आया है, तो जितनी देर आ रहा है उतनी देर में बात कर लेते हैं। आपने इस फिल्म को लेके काफी सारा लिखा है, तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ये फिल्म प्रोपेगेंडा है, ये फिल्म मैसेज गलत दे रही है या सही दे रही है, क्या है आपका? मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ पूरे, क्योंकि आपका टाइम काफी किल हुआ। जी देखिए, अगर मैं ये बात करूं तो ये फिल्म प्रोपेगेंडा तो नहीं कह सकते, हाँ एक मैसेज जरूर दे रही है। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या इस फिल्म को 30 साल पहले आ जाना चाहिए था, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ये 30 साल बाद अगर आ रही है तो ये माहौल परफेक्ट है, क्योंकि इसके पहले जो भी सरकारें थी उनमें उतना गट्स नहीं था, और न ही पूरे भारत में राष्ट्रवाद की लहर जो आज है उस तरह का माहौल पहले नहीं था। तो ये फिल्म सही समय पे आई है और ये जरूरी था। अब इसमें मैं 30 साल पीछे नहीं जाना चाहता, या कई लोग कहते हैं कि छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। तो मुझे लगता है कि ये बात जो है ये थोड़ा सा हम अपने आप को बहला रहे हैं। 30 साल पुरानी भी बात है तो हम इससे सीख सकते हैं। कल पे ही आज निर्भर है, और आज पे आने वाला रवि जी जो भाजपा नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली विशुद्ध तौर पे इस्लामिक जिहाद था और धार्मिक तौर पे एक हमला था उस राज्य को वो करने के लिए, हथियाने के लिए, या अपनी सत्ता बनाने के लिए, कश्मीर को ऑक्यूपाई करने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ एक धार्मिक मसला था? देखिए, इसमें धर्म का बहाना बनाकर जरूर राजनीति खेली गई। पाकिस्तान ने हम मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ प्योरली इस्लामिक जिहाद था, मगर ये जरूर है कि धर्म के कंधे से राजनीति खेली गई थी। पाकिस्तान जो कश्मीर जो बेल्ट है वो मुस्लिम परस्त है, मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट है, तो ये जरूरी था। पाकिस्तान पहले से ही कश्मीर पे नजरें गड़ाया था। 1948 में भी उसने कश्मीर को हासिल करने के लिए हमला किया था, कबायली हमला, कबायलियों के बहाने। इस वक्त जब 19 जनवरी 1990 की जब बात करें, तो भी पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेके एक तरह से सिविल वॉर ही, छोटा सा ही सही, मगर उसने वॉर किया था। बट जी, मैं इसी पॉइंट पे संजय टिक्कू को जी ला रहा हूँ। संजय जी, आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे जब ये आर्शिया बोल रही थी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ राजनीतिक कारण था कश्मीर को हथियाने का, या वाकई ये एक धार्मिक इस्लामिक लड़ाई थी जिसकी परिणति कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदुओं के निष्कासन से हुई? मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं, लेकिन पहले मैं आरुषि जी का थोड़ा सा इसका, क्योंकि छोटी बच्ची हैं, पढ़ाया हमें गलत है, भी गलत पढ़ी है, सब कुछ गलत पढ़ा है, क्योंकि पर्सनल रीजन की वजह से कोई ऐसा हुआ है। इनको पहले मैं बता दूं कि कश्मीर में जो हिंदूज थे, दे वर जस्ट 2%, और 2% के पास 99% जो लैंड है कश्मीर की, वो सब दैट बिलोंग टू वी पीपल। हमारे पास ये जो लोग थे, ये हमारे घरों में काम करने वाले लोग थे। हमने इनको पकड़ पकड़ के पढ़ाया लिखाया, इनको बड़ा कर, इनको इसके बाद में ये हमको ही खाने दौड़ पड़े। बिल्कुल टोटल कोई पॉलिटिकल तो था ही था, लेकिन इसमें देखा जाता था वहां पे ये एजेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल आपको ही मैं कहूं, नहीं, मैं इसीलिए मैं उस बच्चे से ये समझना चाह रहा था, इसीलिए उस समय कि जब उसने ये फिल्म देखी तो उसके दिमाग में आया क्या है। जी जी जी, हिंदू को वहां पे एजेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था, इसलिए उन पे ज्यादा अटैक्स हो गए, ताकि वो यहाँ से निकल जाए या उनको मार भगाए हो जाए, ताकि
वहां पे उनका राज कायम हो जाए, उनको लग रहा था। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो फंड थे, मतलब वो तैयारी कर रहे थे कि 1 महीने के बाद वो लाहौर से टीवी, क्योंकि उन्हें एक टीवी लाना था, कलर टीवी। उन दिनों बड़ा शौक, पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट ही टीवी हुआ करते थे, कलर टीवी के लिए उनको बड़ा, वो कह रहे थे कि अब हम यहाँ से नहीं, सीधे लाहौर से टीवी ले लेंगे। मतलब इतना क्लियर था उनको कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद ये हमने हड़पना ही हड़पना है। ठीक है, तो मैं आशीष को जी मैं आशीष जी को ले रहा हूँ। आशीष जी, ये जो बात है जो संजय जी भी कह रहे हैं, और जो लगातार एक चीज है कि ये विशुद्ध तौर पे राजनीतिक कारणों से इस्लामिक धार्मिक जिहाद बना के इसको खेला गया, और इसमें कुर्बानी जो है या इसमें बलि का बकरा कश्मीरी पंडितों को बनाया गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि संपन्नता उनके पास थी, पढ़ाई लिखाई उनके पास थी, और ये जो आम पब्लिक थी, ये जो है जिस तरीके से भी धार्मिक तरीके से तैयार हो रही थी। आपका क्या कहना है इस पॉइंट पे? देखिए, इसको लार्ज पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ये हाँ पहला प्लान नहीं था हमारा, ये 7वां प्लान है। ये स्टार्ट हुआ है 1390 से और 1990 में जाके एंड हुआ है हमारा कंप्लीट प्लान। अगर आप इसको लार्ज पर्सपेक्टिव से देखें, हम बोल रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम बीजेपी की थी। पहला जो मॉडर्न इंडिया का पलायन था 1986 में बारामूला से हुआ था स्टार्ट, तब कांग्रेस की सरकार थी। वहां से ये स्टार्ट होते होते बिल्टअप होते होते 1989 में इसको पूरी हवा मिल गई और 90 में करना पड़ा। लेकिन इसको लार्ज पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये शाह मीर के टाइम से स्टार्ट हुआ था, जब शाह मीर कश्मीर का रूलर बना था। उसने वहां पर वर्चस्व जमाया था, तब उसने कन्वर्ट किए थे वहां पर। जो पहले ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया नहीं था, ये टोटल हिंदू एरिया था, तो वहां पर तलवार कन्वर्जन से कन्वर्जन हुआ। तो और ये समझना पड़ेगा, ये 7th एक्सोडस है, ये 7th पलायन है, 7th जेनोसाइड है हमारा। ओके, मैं रवि जी को ला रहा हूँ। रवि जी, अब जो ये बात आ रही है कि ये फर्स्ट नहीं था, ये 7th था, और ये धीरे धीरे पहले आप कन्वर्ट कर रहे हो, फिर आप धीरे धीरे लोगों को भगा रहे हो, तो ये लास्ट एक वो था कि अब की बार धक्का और दो और उसको तोड़ दो। तो ये बिल्कुल बिल्कुल आशीष भाई, बिल्कुल आशीष भाई ने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी विषय को उठाना चाहता था। जैसे अभी समीर जी ने भी कहा था कि पॉलिटिकल रीजन या पाकिस्तान ने इसको हवा दी होगी, इसमें धार्मिक एंगल नहीं था। तो जिस समय पाकिस्तान बना नहीं था और अखंड भारत था, उस समय से ही ये हिंदुओं की धरती थी। यहाँ पे पूरे देश भर से प्रकांड पंडित लाके बसाए गए थे। ये मौर्य काल से चला आ रहा है, और 14वीं शताब्दी में, बिल्कुल 1390, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिकंदर सुल्तान था जिसको बुद्ध शिकन की उपाधि दी गई, जिसने वहां पे हिंदुओं का कत्ल किया। और इस फिल्म के अंदर उसका एक हिस्सा है, 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को उस समय मार के और उनके जनेऊ का पहाड़ बनाया गया था। तो ये कोई राजनीतिक कारण, मैं ये अपनी जो छोटी बिटिया है, मैं इसको भी बताना चाहता हूँ। बेटा, आपने भी जो पढ़ा, इस फिल्म को देखने के बाद अब उसके रास्ते खुलेंगे, कश्मीर का असली इतिहास आपको पता लगेगा। यहाँ पे बकायदा काफी समय से, मैं कह रहा हूँ 1400 से यदि आप ले लें 1390 से, तो आज तक लगातार कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे नरसंहार हुआ है, उनका पलायन किया गया है, उसको बकायदा स्टेप बाय स्टेप। और जब इनको लगा कि ये लोग कश्मीर को भारत में मिले, देखिए महाराजा रणजीत सिंह जी ने जब इसमें लास्ट में आके कब्जा कर लिया था कश्मीर पर, तो उन्होंने डोगरा वंश के शासकों को कश्मीर चलाने को दिया। लेकिन तब भी वहां पे मुस्लिमों की संख्या 93% थी, कश्मीरी 6 या 7% ही बचे थे। तो उसके बाद से लगातार ये प्योरली इस्लामिक जिहाद है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, उस पर बात करनी पड़ेगी। यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो बार बार ये पलायन होते रहेंगे। ओके, मैं धीरज जी को ला रहा हूँ। धीरज जी, आप मुझे एक चीज बताइए। एक बार कश्मीर में ये कहा गया था कि अगर आप हमारे कश्मीर को वो करेंगे तो हम भारत में अनेक कश्मीर बना देंगे। इस पर और आज मेरा जो सवाल है, आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में इस तरीके की अलगाववाद की कई बार आवाजें उठती हैं, कई बार नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये क्या एक मतलब हमारे यहाँ एक टर्म है, जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, रक्त बीज एक राक्षस होता है, उसकी खून की बूंद जहां गिरती है वहीं एक नया रक्त बीज खड़ा हो जाता है। ये क्या वैसे ही कश्मीर बनते जा रहे हैं? देखिए, अगर मैं अगर अपनी राय दूं, जैसे कश्मीर को इस्लाम के बहाने ही पॉलिटिकली स्ट्रेंथ है। ये कश्मीर जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो भौगोलिक रूप से कई देशों की बॉर्डर है, वो वहां से रूट भी हमारा जाता है। जैसे आपने देखा होगा
चीन का जो रूट जा रहा है नया, वो नहीं, मैं भौगोलिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये जो कन्वर्जन और कन्वर्जन के बाद फोर्स कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन के बाद जो वो क्या है, एक वर्ड जो ये चल रहा है, लईफ सही, हाँ, या तो मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ, ये जो टेंडेंसी है, क्या ये पूरे देश में फैल रही है? गालिब, तस्लीम और गालिब। आप इस्लाम का अगर इतिहास देखेंगे तो उसने ज्यादातर ऐसे ही किया है कि जहां भी जिस भी देश में है ना, उसने बॉर्डर को सील किया है, बॉर्डर पे धीरे धीरे उसने कन्वर्जन बढ़ाया। जहां सूफी फैला है, जैसे आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, यहाँ पर जो है ना तलवार के बल पे बहुत कम कन्वर्जन हुआ है, मगर सूफीज्म जो सॉफ्ट इस्लाम, ये फिल्म में एक जगह ये वर्ड आता है कि जो सूफी और दरवेश थे उन्होंने इस बात को जो है पीछे से, नहीं, सूफी और दरवेशों ने ही असली कन्वर्जन किया था तलवार के दम पर। ये झूठ बोला गया है, ये झूठ बोला गया कि सूफी और दरवेश की बहुत समझदार होते हैं या संत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा कन्वर्जन तलवार के दम पे सूफी और दरवेशों ने किया है। ओके, मैं नरेश जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, हाँ जी बोलिए जी, एक मिनट बोलिए जी। वही मैं कह रहा था कि सूफी और ये दरवेश है ना, ये समझदार होने के साथ साथ चालाक भी होते हैं। ये सॉफ्ट इस्लाम को आपके सामने पेश करते हैं। जैसे देखिए केरला में जो हुआ है या जो बांग्लादेश में हुआ है, जो आसाम जो बेल्ट है या वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पर जो भी कन्वर्जन हुआ है, राजस्थान में है, दिल्ली के कुछ कन्वर्जन है, ये आप ध्यान देंगे ना, तो ये जो भी कन्वर्जन हुआ है ज्यादातर सूफियों के अंडर में हुआ है। औरंगजेब ने किया या बाकी लोगों ने किया, वो तलवार के बल पे किया, जो महाराष्ट्र में हुआ या बैंगलोर में हुआ। मगर अब जब आप पूरा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव्स देखते हैं तो आपको सूफी नजर आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तानी होते हैं वो इमोशनल होते हैं। जी तो मैं यही रोक रहा हूँ आपको, मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि टाइम भी क्लोज हो रहा है की तरह। आशु भाई, ईसाई मिशनरियों की तरह नहीं, मैं अभी उसको छोड़ रहा हूँ। एक सूफियों का गाना है, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना लगा के, वो सिंदूर और अमीर खुसरो ने लिखा है, बेसिकली वो अमीर खुसरो ने लिखा है निजामुद्दीन के उसके लिए। ये सब वही है, ये सब कन्वर्जन वाले लोग हैं। मैं नरेश नौटियाल जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, आपको क्या लगता है ये एक टेंडेंसी है जो कश्मीर में हुआ, वो अब यहाँ पर भी धीरे धीरे दिख रहा है भारत के विभिन्न हिस्सों में? नहीं, वो जेएनयू में आपने जब बीजेपी की सरकार नहीं थी उससे पहले हम सुनते थे, सुनता था, न्यूज में सुनते थे। अब मैं रवि वद्रा की बात को आगे रखता, मैंने सिस्टम बोला था, रवि वद्रा से उम्मीद की थी कि सिस्टम के बारे में कुछ बोले। नहीं, हम सिस्टम पे नहीं जा रहे हैं अभी, छोड़ दीजिए उसको। मैं बार बार उसको रोक रहा हूँ, मेरा पॉइंट टाइम भी कम है। हाँ, छोड़ दीजिए उसको। मैं सिस्टम में नहीं जाता। मैं जेएनयू की बात पे आता हूँ। मैं बिल्कुल एक बहस सिस्टम पे कर लेंगे भाई साहब। हाँ, अलग करेंगे। मैं उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। देखो, ये शुरुआत हुई थी वीपी सिंह की सरकार से। पहली बार मैं लंबा नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम खत्म है, 2 मिनट रह गए सिर्फ। पहली बार मैं 2 मिनट रह गए, मेरे पास खत्म हो जाएगा। आशीष जी, एक मिनट छोड़ दीजिए। आशीष जी, ये जो आजादी के नारे हैं जो जेएनयू में अब लगते हैं, ये क्या कश्मीर में तब भी लगते थे? लगते थे सर, यही। और जेएनयू में तो खैर माइक पे बोला जाता है, वहां पर तो जितनी थी और जितने भी लाउड स्पीकर इनके पास थे घर पे या पड़ोसी भी यही नारे लगाते थे, यही चलता रहता था, प्रोमिनेंट थे वहां। तो अब जो मेरा लास्ट सवाल है सारे लोगों से, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, कि ये जो कश्मीर में आजादी का सॉन्ग है, ये बेसिकली आजादी का सॉन्ग नहीं है, ये फोर्स कन्वर्जन का सॉन्ग है जिसको हम लोग धीरे से समझ नहीं पाते। शुरुआत आपसे आशीष जी। देखिए, वहां पर एक प्रोमिनेंट नारा लगता है, आजादी का मतलब क्या, आगे मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा मुझे नहीं करता। ये एक संदेश है कि हमें उनको धरती से प्यार नहीं है बिल्कुल, कि उनके मजहब में। ठीक है। मैं संजय टिक्कू जी से इस पे रिमार्क लूंगा। आपको जो लगता है ये आजादी सॉन्ग, ये बेसिकली फोर्स कन्वर्जन या अधिकार का एक स्ट्रेटजी है? ये सर आजादी का सॉन्ग जो है इनका, ये सिर्फ जो नई पीढ़ी है उनको बनाने के लिए। गिलानी ने यही कर लिया, उन्होंने आज 50 साल तक लोगों को बना के रख दिया, यही सॉन्ग बना के। वो सिर्फ वो अपने तकरीरों में सिर्फ यही नारे लगवाता था। ठीक है, आजादी का मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि टाइम क्लोज हो रहा है। मैं नरेश नौटियाल जी को रहा हूँ। नरेश जी, ये जो आजादी का सॉन्ग है, आपको क्या लगता है ये सॉन्ग सिर्फ इसीलिए है कि किसी तरीके से बच्चों को भ्रमित किया जाए? बिल्कुल इसलिए है, और दूसरा ये इस्लाम का प्रचार करना चाहते हैं। जहां इस्लाम ज्यादा होगा वहां ये नारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं धीरज जी को ला रहा हूँ। मैं धीरज जी, आपको क्या लग रहा है ये जो
ये एक टैक्टिस है, आजादी आजादी और उसके बाद धीरे से फिर भगा दी? देखिए मुझे ये लगता है ना, जैसे वो लड़की एक 17-18 साल की है, अभी हमारे साथ ही है ग्रुप में। आज का युवा जो है ना 30 साल पुराने इतिहास को जानने के लिए इच्छुक जरूर है, मगर वो भ्रमित है। जैसे जेएनयू के आप कहीं देखेंगे, फिल्म में दिखाया गया एएनयू जो यूनिवर्सिटी है, उसमें आप बताएंगे हाँ, जो कृष्णा जो कैरेक्टर है वो युवा है और वो भ्रमित कंफ्यूज है। जी जी जी। आजादी तो मैं इसी पे रोक रहा हूँ आपको। आर्शिया, आप भी भ्रमित हैं? आपको भी लगता है कि आजादी सॉन्ग देश की आजादी के लिए है या यूथ की आजादी के लिए है? किसी यूथ या किसी उसकी आजादी के लिए। एक मैं 2 वर्ड्स आपको बताऊंगी। इट इज कॉल्ड इस्लामिक रैडिकलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो पूरा इंटॉलरेंस रिलीजियस पे बेस्ड है, उसमें उनको आजादी ही चाहिए होती, तो बहुत सारे और आजादी पाने के। दिस वाज नॉट द ओनली। ओके, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ रवि भदौरिया जी के साथ। रवि जी, ये जो बस आपके पास 10 सेकंड है, ये जो आजादी है ये एक इनकी टैक्टिस है जिसको हमारे लोग समझ नहीं पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनको आजादी हम लोगों से चाहिए, हम लोगों को यहाँ से खत्म करना है। काफिर जितने भी हम लोग, मतलब सब, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इस पूरे संसार में जितने काफिर हैं, जब तक वो और बुत परस्त जितने लोग हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे। और सिंपल इस फिल्म के अंदर, मैं इस्लामिक जिहाद बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, इस फिल्म के अंदर जो मेरे से ज्यादा आशीष जी और संजय जी जानते हैं, ठीक है, जो नारे लग रहे थे, उसमें एक नारा था जो आपने खत्म हो जाएगा। रवि जी टाइम क्लोज हो रहा है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं मीटिंग को, और मुझे बिल्कुल मैं दोबारा मीटिंग करूंगा सर, मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा इसमें टाइम, क्लोज हो जाएगा टाइम, और मैं इसको क्लोज कर रहा हूं क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा किल हुआ है। कश्मीर फाइल्स विमर्श को उत्पन्न कर रही है कश्मीरियों की के जरिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि रेडिकलाइज इस्लाम या जो ये आतंकवादी हैं ये किस तरीके से बाद में फोर्स करते हैं, और इस बात के लिए चर्चाएं जरूरी हैं, इस तरीके की फिल्में जरूरी हैं। भले ही उसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है कि आगे इस तरीके की फिल्में और आएं और हम इसको और प्रोत्साहन दें। आप सब लोगों का धन्यवाद, और मैं इस नोट पे इस चर्चा को आज खत्म करता हूं। उम्मीद है हम सब और लोगों को इसको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि जब लोग फिल्म देखेंगे तब और चर्चाएं होंगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कार। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।